बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, नए अज़ाइम के साथ, नए मकासद के साथ इस वक्त अपनी समत का तयन कर रही है। गो कि ये हुकूमत इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है और ये पिछली हुकूमत से ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं। हर एक को एडजस्ट करने की बातें हो रही हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और इसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाए सड़कों पर है और इसी ज़िमन में वो फंड्स भी जमा कर रही है। ये अलग बात कि वो जो फंड्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो तादाद है, तकरीबन 40% के करीब फंड्स अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों ने भेजे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत करके जो रजीम चेंज की है वो गलत किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मकासद हैं, एक तरफ इत्तेहादी जमातों के मकासद हैं, इस पर कुली तौर पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम सीनियर राना अजीम साहब ने और इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, नई इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात पे काम करने जा रही है। PTI ने भी इंतखाबी इस्लाहात पे काम किया था और उनका ये कहना था कि ये हमने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अब शफाफ इंतखाबात होंगे। अब जो PMLN और दीगर इत्तेहादी जमातें करने जा रही हैं वो भी यही बेंचमार्क के साथ इंतखाबी इस्लाहात करने जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस ज़िमन में इन्हें मुश्किलात क्या होंगी और इसका हासिल हुसूल क्या देख रहे हैं, नताइज क्या निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अगर आप ये बात कहें कि कोई भी इस वक्त इंतहाबी इस्लाहात जो हो रही है, मौजूदा जो करने की कोशिश की जा रही है, उनमें कोई ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि इंतहाबात शफाफ हो, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि जनाब आम आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो भी इलेक्शन जीत सके। कोई ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि जो इलेक्शन के कवानीन हैं उनके मुताबिक अखराजात हों, तो ऐसा मामला दूर दूर तक नहीं है। ये कागजों की हद तक है। सिर्फ ये इलेक्शन तरामीम जो मौजूदा हुकूमत करने जा रही है उसमें एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा उनको डिस्टर्ब कर रही है, जिसपे सबसे ज्यादा उनको खौफ है, वो है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को किसी सूरत में भी वोट डालने का हक ना दिया जाए। अगर अभी आपने यहाँ से बात की कि इमरान खान की फंडिंग में 40% फंडिंग वो है जो अमेरिका से लोगों ने एंटी अमेरिका दी है कि अमेरिकन की मुदाखलत पर हुकूमत जो खत्म हुई है, हम उसके खिलाफ जो हेलीकॉप्टर या जलसे जुलूसों के लिए जो फंडिंग है वो हम देते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मैं खुद इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो यासर मैं आपको बिल्कुल ये हकीकत कहता हूँ कि हमने अगर रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर से बात की, हमने होटल मुलाजिम से बात की, हमने वहाँ बिजनेसमैन से बात की, तो उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जो खुल के ये बात कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ करें हैं। अगर हम पाकिस्तान अपना सरमाया बेचते हैं, पाकिस्तान रकम बेचते हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान की सियासत में हक अदा करने का हम क्यों रोका जा रहा है अदा करने से? तो ये सारे एक ऐसे मामला था जिसके खौफ की वजह से, देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको सबसे बड़ा जो खौफ है वो ये है कि किसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों को हकूक को जो वोट देने का हक है वो ना दिया जाए। अगर वो वोट दिया जाता है और 40 लाख वोट भी अगर पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी कास्ट करते हैं, तो उसमें से अगर 30 लाख वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को कास्ट होता है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होगी वो एक अलग बात है। लेकिन उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो ये किसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को, तीनों जमातों को ये किसी सूरत में कबूल नहीं है। हालांकि ये तीनों वह जमातें हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क में बाकायदा ओवरसीज के अंदर इनके रूट्स मौजूद हैं, इनके वहां पे तंजीम साजी मौजूद है। तो इनके बावजूद ये स्टेट है कि ओवरसीज जो है वो इस वक्त इनके साथ नहीं है। इलेक्शन तरमीम में जो सबसे बड़ी तरमीम होगी जो मौजूदा हुकूमत करना चाहेगी, जो करना चाहती है, वो सिर्फ एक ही तरमीम होगी, वो होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना मिले। ये आज आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब भी इलेक्शन तरमीम पे बात होगी तो आपको ये चीज नजर आएगी। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो ज़हन में रखिएगा ये इलेक्शन का हार जीत तो एक बात का मसला है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि ओवरसीज अगर पाकिस्तान पैसा भेजना बंद कर देते हैं, ओवरसीज अगर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं करते, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा बड़ी खौफनाक चीज होगी। ये किसी सियासी जमात के फायदे या नुकसान की बात नहीं होगी। तो इसलिए आईनी ये जो इलेक्शन की इंतहाबी इस्लाहात की तरमीम है वो सिर्फ कागजों तक है, सिर्फ एक तरमीम है जो मौजूदा हुकूमत ने करनी है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो होती है, ये कामयाब या नहीं होती, लेकिन वो एक ही चीज है। और इसी चीज पे इमरान खान का भी कई जगहों पे डेडलॉक जो रहा है तीसरे फरीक के साथ, वो इसी बात पे रहा है कि किसी तौर पर भी वो ओवर। मैं इस तीसरे फरीक पे भी आता हूँ, राना साहब आता हूँ तीसरे फरीक पे। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं, इत्तलात क्या हैं कि क्या ये ओवरसीज
जो पाकिस्तानी हैं उनको हक के खुद अरादियत और ये जो हक है उनका वोट कास्ट करने का, इससे महरूम करने वाले हैं, ऐसी सोच है या फिर वो उस तरमीम को हाजिर रखा जाएगा? यासिर, ये बात मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, मुस्लिम लीग नून समेत हुकूमत में शरीक तमाम जमातों का इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि हमने इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया है वो हमने ख़त्म करना है, ये बात तय है। अच्छा, और उसके साथ उनके माइंड में सलूशन क्या है? उनके माइंड में सलूशन ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशिस्तें मुकर्रर की जाएँ और उसके ऊपर लोग आएँ। इस मंतक ये पेश की जा रही है कि हम बैरून मुल्क इतने ज़्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशंस कायम करके हम ये मामलात नहीं कर सकते। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, इंटरनेट वोटिंग का मामला, उसके ऊपर भी वो उस कानून को भी वो तब्दील करना चाहते हैं। मामला ये है, ये मामला हुआ क्यों है, क्यों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इख्तलाफ है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कानून लाने की तैयारी की थी तो आपको याद है किस तरीके के साथ इन कवानीन को मंजूर करवाया गया था। इंतखाबी इस्लाहात हो या मुल्क के किसी भी शोबे के अंदर आप अगर कानूनी इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों में इत्तफाक राय होना चाहिए। उस वक्त भी इत्तफाक राय नहीं था। अब ये जमातें मुस्लिम लीग नून समेत पार्लियामेंट हाउस के अंदर है, पीटीआई आउट है। अब ये कोई फैसला करेंगे, कानून में तरमीम करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। इस मामले का हल जो होना चाहिए था बदकिस्मती से नहीं हो सकता था। राय के साथ इत्तेफाक करते तो बेहतर फैसला किया जा सकता था। अब एतराज दूसरी तरफ से भी हो सकता है। राणा साहब वापस आऊंगा, आपने तीसरे फरीक की बात की। फवाद हुसैन चौधरी साहब ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बात ये की है, इकरार किया है। उनसे पूछा गया ताल्लुकात आपके तीसरे फरीक के साथ कैसे थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि ताल्लुकात अगर ठीक होते तो आज बरसरे इक्तदार ना होते। साथ में ये शेर भी पढ़ा कि वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ताल्लुकात उनके खराब हुए हैं, इसी वजह से वो बरसरे इक्तदार नहीं रहे। देखिए, यहाँ से बात बड़ी सी सिंपल सी है, ये तो सबको नजर आता है। जो फवाद चौधरी ने आज बात की है ये बिल्कुल नजर आता है। और ये हालात उसी दिन से खराब थे जब एक नोटिफिकेशन का मामला हुआ और उस नोटिफिकेशन को जानबूझ के लेट किया गया या किस तरीके से लेट किया गया। उसके बाद ये हालात हालात जो है उसके बाद खराब होना शुरू हुए। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो हम अदारे हैं वो हमेशा मुंतखब हुकूमत जो है उसके साथ खड़े होते हैं। मुंतखब हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो किसी की भी हो, उसका वज़ीर आज़म कोई भी हो, लेकिन अदारे हमेशा हुकूमतों के साथ खड़े होते हैं। और ये पहले दिन से लेकर आज तक चलता रहा है। हुकूमत को मुंतखब करने वाले लोग कौन है, उनको मुंतखब किसने किया? जो मुंतखब करके लाए हैं उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, इससे उनको गर्ज नहीं होती। उनको गर्ज होता है जो वज़ीर आज़म है, जो मुतल्लिका अफराद है, हम उनकी सपोर्ट करें। और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या लगता है? लाहौर का जलसा, इमरान खान साहब ने कॉल दी है, बड़ी तादाद में आएंगे। इत्तलात ये भी है कि इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि आप वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर लें, बजाते खुद ना जाएं। देखें यासर, इसमें आपको मैं दो बड़ी खबरें दे देता हूँ। एक तो लाहौर के जलसे के हवाले से बता दूं कि ये लाहौर का जलसा पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा। इसी वजह से हक में वक्त जो है वो इतने परेशान है, वो चाहते हैं कि लाहौर के जलसे में इमरान खान टेलीफोनिक खिताब कर लें, वीडियो लिंक से खिताब कर लें, खुद ना आए ताकि उससे क्राउड कम हो सके। हालांकि लाहौर, इसी लाहौर शहर में, इसी जगह पर जहाँ जलसा होने जा रहा है, पीडीएम की 11 जमातों ने भी जलसा किया था और उन 11 जमातों ने भरपूर तरीके से जलसा किया था। और अब अगर वो 11 जमातें हुकूमत में हैं तो अब उनको चाहिए कि अपोजिशन में जो जमात है उनको भी जलसा करने दें। उस वक्त भी वीडियो लिंक पर खिताब जो पाकिस्तान में मौजूद थे किसी ने नहीं किया था, जो पाकिस्तान से बाहर थे उन्होंने वीडियो लिंक पे खिताब किया था। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इस जलसे से खौफ की फजा जरूर है। खौफ की फजा अगर ना होती तो आप उस जलसे के दौरान इंटरनेट बंद करना, उस जलसे के दौरान केबल को बंद करना, उस जलसे के दौरान ऐसी चीजें करना और रास्ते रोक के जानबूझ के ये कहना कि दूसरे रास्ते से जाएं ताकि लेट से लेट जो है काफिले वहां पहुंच सके। इस जलसे का बड़ा इंपैक्ट होगा। देखें, हुकूमत के ज़हन में शायद ये बात है कि इमरान खान का ये आखिरी जलसा है। इस जलसे के बाद इमरान खान ने कोई नई डेडलाइन नहीं दी, कोई नई डेट मुकर्रर नहीं की कि किस डेट पे जाके मजीद जलसा होगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि इमरान खान जो है इस जलसे के बाद 11 मजीद जलसे करेंगे। मैं ये आपको एक बड़ी खबर ब्रेक कर दूं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, और फैसला क्या कर चुकी है, गौर इस पे हो रही है और बाकायदा इस पे 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और इस पे गौर किया जा रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा सड़कों पे निकलते हैं, दोबारा रुख करते हैं मजीद जलसे जुलूसों के, तो फिर इस चीज को बहाना बनाकर के दहशत गर्दी हो सकती है, इस चीज को बहाना बनाकर के इनकी जान को खतरा हो सकता है, जलसे जुलूसों में कोई वाकया हो सकता है, तो इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। सही, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। राणा साहब, ब्रेक पे जाना है, वन लाइनर जवाब दीजिएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्या प्लान है? हुकूमती इत्तेहादी जमातों का आइंदा इलेक्शन के हवाले से क्लियर कर दूं। मुस्लिम लीग नून चाहती है 1.5 साल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि अभी 1.5 साल टाइम मिले। मौलाना फजलुर रहमान
और दीगर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो। और मैं आपको एक आखिरी बात सर बता दूं एक मुख्तसर से, कि यहाँ पर फड्डा तो इस हद तक पहुंच चुका है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक लड़ाई शुरू जरूर हुई है, और मौलाना फजलुर रहमान भी सख्त नाला है, क्योंकि मौलाना साहब के पास सदारत नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी हर सूरत में सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब ये शिप लेना चाहती है, और इस चीज के लिए बिलावल साहब वहां पे गए हैं। अभी से नाराजगी का आगाज हुआ चाहता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हुकूमती इत्तेहादी जमातें किस हद तक आगे तक बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सूरत हाल ये है, पाकिस्तानी सियासत ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों की सियासत पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया और इस ज़मन में पाकिस्तान भर में एहतजाज भी जारी है और मुल्क के दीगर शहरों में, बड़े शहरों में एहतजाज भी हो रहे हैं और बड़े जलसे किए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये तमाम की तमाम इस वक्त जो वफाकी काबीना ये इम्पोर्टेड है, गैर मुल्की साजिश के थ्रू आई है और मुल्क का ये बेड़ा गर्क कर देगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। अपोजिशन के रहनुमा बेशुमार सवालात उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत का आप नारा तो लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, आप जहां से अब भी फंड मंगवा रहे हैं इन जलसों को चलाने के लिए, अपने एहतजाज का दायराकार बढ़ाने के लिए, वो कहां से आए हैं? उसमें अमेरिका का कितना हाथ है? आपकी जो ताजा मुलाकातें हैं ये उस इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे को तकवीयत बख्शती हैं या फिर उसकी नफी करती हैं? इसी पूरे ज़िम्मे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब ने, सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। नियाजी साहब बहुत मशकूर हूं आपके वक्त का। नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म जो थे इमरान खान साहब, वो जब हटे तो एक नारा लगाया गया कि गैर मुल्की साजिश के थ्रू बैरूनी साजिश के आला कार ये अपोजिशन बनी है और ये अपोजिशन बरसर इक़्तिदार आने वाली है और हमारे जो लोग इनके साथ मिले हैं वो पैसों के इवज़ मिले हैं। ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगाया। कल नूर आलम खान साहब की आपने तकरीर भी सुनी होगी जो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कही। उनका ये कहना था कि मैं आखिरी नबी का उम्मती नहीं हूँगा अगर मैंने किसी से पैसे लिए हों या ज़मीर फरोशी की हो। ये एक बहुत बड़ी बात कर दिया उन्होंने। वो ये कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि यही बात कह के, यही कसम उठा के कि हाँ इन्होंने पैसे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लोटे हैं ना, अगर इनका दीन ईमान होता ना तो सबसे पहले अगर इख्तलाफ इनका ज़मीर जागता तो ये आए ना मैदान में और अपने इस्तीफा दें और फिर जिस के साथ जाना था चले जाते। इससे बड़ी क्या बेज़मीरी है? ज़मीर तो इनका है ही नहीं। इन्होंने पैसे नहीं लिए, इन्होंने प्रॉपर्टीज ली हैं। अब वो कहते हैं मैंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। दराज खोलते हैं ना तो उसमें पैसे पड़े होते हैं तो वो उठा लेते हैं, वो पैसे को हाथ नहीं लगाते। तो बात बड़ी समझने की, ये बड़े चक्कर दे रहे हैं। और ये सिंध हाउस में वहां पे कोई अपना असेंबली का इजलास हो रहा था जो वहां पे इतने दिन घुसे रहे। अगर इनमें ज़मीर और अखलाकियात और कुछ और होता तो मेरा ख्याल है तो फिर तो अपने पार्टी के साथ खड़े रहते। यकीनन जब नहीं खड़े हुए तो किसी बेस पे नहीं खड़े हुए ना, कि जो हम तो कह रहे हैं कि ये जो मरासला आया है, इस मरासले के अंदर रजीम चेंज है जिसको इंडोर्स किया है, इंडोर्स कैबिनेट ने इंडोर्स किया है, इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको इंडोर्स किया है कि इसमें मुदाखलत हुई है, डीजीएस ISPR ने भी इसको इंडोर्स किया है कि हुई है ये बात, ठीक है। अब बात समझने की है कि हमें कैसे, जब हमें पता था कि ये चीज होने जा रही है और ये 7 तारीख और अदम तमाद आती है 8 तारीख को, तो इससे बड़ी क्या आपके पास और क्या आपके पास और क्या सोर्स है जिसके आपको फिर हमें पता था कि जो ये करने जा रहे हैं और जिनके बलबोते पे ये करने जिसकी दुम पे ये करने जा रहे थे, आज वो बड़े अच्छे ताल्लुकात इनको डू मोर भी कह रहे हैं और आज इनको कई मतलब चीजें डिमांड भी कर रहे हैं। तो उनका एजेंडा तो आज देखें पाकिस्तान में कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं जो केसेस पे हैं, बेल पे हैं, प्राइम मिनिस्टर जेल पे है, अपने बेल पे है, उसके अलावा मिनिस्टर बेल पे आ गए, गवर्नर जेल का कह दिया। लेकिन नियाज़ी साहब वो ये कहते हैं कि जब तक किसी पे जुर्म साबित नहीं हो जाता उस वक्त तक आप किसी को कसूरवार तो ठहरा नहीं सकते। अभी उनका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल होने के बाद साबित हो जाएगा तो वो ओहदा छोड़ देंगे। फिर जो जेल में, मेरी बात सुने ना, फिर तो कल भूषण जादेव भी रह गया ना, फिर उसको भी बिठा देना किसी ओहदे पे। बात समझने की है ना।
खुदा का खौफ करें कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने क्या बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान का क्या इमेज देना चाह रहे हैं आप, क्या सोच देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को, जो लोग हमारे लिए रोते हैं, तड़पते हैं, खर्च करते हैं, पाकिस्तान की इमेज की बेहतरी के लिए हर जगह वो मतलब अपना आज वो खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भेजते हैं। इससे बड़ा क्या है कि आज उनके लिए उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं। और जब वो दूसरे मुल्कों में जहां वो रहते हैं, वो उनको जब उनके वहाँ के जो शहरी है या वहाँ पे जो आपका जो मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है गैर मुल्की साजिश से मुतल्लिक वो बजा, लेकिन जब आप हुकूमत में थे 7 मार्च को एक खत आया, उसके बाद वक्त था, इस मुल्क के अंदर एक आइन और कानून के तहत तमाम मामला चलते हैं। आपके पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास एक गोल्डन मौका था, वफाकी काबीना थी, आपने इंक्वायरी एक्ट के तहत, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत फौरी तौर पर कमीशन क्यों ना बनवाया, इंक्वायरी क्यों ना करवाई। आप तकरीबन 30 मार्च तक आप खामोश रहे और इल्जाम तराशियों से मामला चलता रहा। क्या कानून के मुताबिक इस मामले को हल नहीं होना चाहिए था, गैर मुल्की साजिश के मामले को? जी सुहेल, अपना पहली बात तो ये है कि सबसे पहले के पास लेके गए ये मरासला, तो उन्होंने कहा OIC हो रही है, तो प्लीज अभी क्योंकि इशू ऐसा है और वक्त ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा OIC होने दे। जैसे ही OIC खत्म होती है, खान साहब ने फौरन उसके बाद कैबिनेट में लेके गए, इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गए, पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा, फिर नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने इसके ऊपर अपनी रूलिंग दी है। अब हमने कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो किया नहीं, हमने तो अपना जो प्रोसीजर था उसको अडॉप्ट किया है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर इसमें आज जो लोग इफ एंड बट्स लगाते हैं, लेकिन तो साहब आपने प्रोसीजर के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपने कमीशन बना दिया, आप कमीशन की फाइंडिंग का वेट करना चाहिए था ना आपको। हमने तो मतलब इसी से पीछे हटे हैं। अरे जी, मेरे स्वयं थी, हमने तो कौम के सामने रख, अब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड चीजें हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी पहुंचा दी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पहुंचा दी। इससे बड़ा क्या ऑफिस है कि हमने रिक्वेस्ट की, अदालतें जो खुद कहती हैं 24 घंटे हमारे तो दरवाजे खुले हैं, तो वो दरवाजा अभी तक हमारे लिए तो नहीं खुल रहा ना। मैं इस बात पे नियाज़ी साहब, इस बात पे इमरान खान साहब का एक शॉट बड़ा आजकल वायरल है, उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में अदालतें फैसला दे दें तो वो अदालतों की सरबलंदी की दुआएं करती हैं, और जब वो उनके हक में फैसला ना आए तो ये कहते हैं कि अदालतें ने हमारे हक में फैसला नहीं किया, अदालतें किसी के हक में फैसला ही नहीं दे सकती। अब सेम सिचुएशन वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जलसों में स्लोगन देखा जाए तो वो अदालतों के ऊपर हर्जा सराई की जा रही है। सर साफ तो ये चाहिए था कि जैसे ही मरासला मिलता कम से कम उसको देख तो लेते ना। हमें ठीक है, हमने कबूल किया कि क्या, देखिए आज हम इदारों का एहतराम करते हैं, हालांकि प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो है वो पार्लियामेंट, आज पार्लियामेंट क्या आपने एक रबड़ स्टैंप बना दी है। जब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब नेशनल असेंबली में जाता है तो वो हलफ उठाता है आर्टिकल 65 के नीचे, और उसने जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनता है यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या पैनल ऑफ चेयरमैन, उसने प्रोटेक्ट करना है पार्लियामेंट को। उसने 69 के नीचे, आर्टिकल के नीचे उसने रूलिंग दी है, वो प्रोटेक्टेड है। उसको उसने आर्टिकल 5 के ऊपर अपनी उसने जजमेंट दी है, तो उसको फिर आप देखें, आप उसके बना एजेंडा उसका सेट कर रहे हैं पार्लियामेंट का। आप कानून और ज़वाबित की बात कर रहे हैं, कवानीन की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, आप पैनल ऑफ चेयर के मेंबर भी रहे हैं कौमी असेंबली में। आप ये देखिए कि पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल हुई, एक तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली उम्मीदवार थे वज़ीर आला के, दूसरी तरफ आप डिप्टी स्पीकर के हुकूक को सल्ब कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि वो इजलास नहीं चला सकते, तो वो आइन और कानून के मुताबिक था। मेरी बात सुने ना, जो वो आप डिप्टी स्पीकर जिस वो बालों वालों की बात करें तो वो तो लोटा है ना, उसका क्या जमीर, उसका ये जागना चाहिए। वो तो मिला हुआ 25 करोड़ लेके चला गया पता नहीं कहीं पे, तो वो तो आइन उसने जो उसके मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्या कंडक्ट करा, गैलरी में खड़े होकर ऐलान कर देता है। उसने ये भी नहीं देखा कि जो लोटे हो चुके हैं लोटों भी कोई गिन रहा है, तो ये उसने आइन और कानून की पासदारी की है पैसे लेके। भट्टी साहब, जिस तरह नियाज़ी साहब बात ये कर रहे हैं कि DGI SPR ने भी इसको एंडोर्स किया
कि मुदाखलत हो रही थी। क्या आप ये समझते हैं कि तमाम जो रियासत के इदारे हैं वो एक पेज पे थे इस ज़मीन को लेकर कि साजिश हो रही है और बैरूनी साजिश के आलाकार हमारी अपोजिशन बनी? यासिर देखिए, ये एक ऐसा मामला है जिसे मेरे ख्याल में हमारे कुछ लीडर्स उसको उलझा रहे हैं। पहली बात यह है कि जिस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट वजूद में आई, जिसके तहत इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है, जिस आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला, उसी आइन और कानून के अंदर रहते हुए हमने मामलात को सुलझाना है। मैं अभी नियाज़ी साहब से ये क्वेश्चन करने ही लगा था, लेकिन वो इंटरप्शन हुई, उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली एक रूलिंग देकर किसी रुकने पार्लियामेंट को गद्दार करार दे सकते हैं? क्या उसकी वफादारी के ऊपर ये स्टैंप लगा सकते हैं कि ये मुल्क से वफादार नहीं रहा? नहीं। अगर आपके पास कोई सबूत हैं, आप हुकूमत में हैं, आपके पास कोई सबूत हैं, हम किसी को दिफा नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं करना और अगर वाकई ही किसी ने गैर मुल्की इमा के ऊपर यहां पर रजीम चेंज करने की कोशिश की, तो उसके लिए जरूरी है कि कानून के मुताबिक एक रास्ता अडॉप्ट किया जाए, वहां उस मामले की इंक्वायरी हो, तमाम सबूत उसके सामने आए। अगर उसके अंदर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें कड़ी वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये सिर्फ इल्जामात थे, शकूक व शुबहात थे, तो फिर इस मामले को हल होना चाहिए। इस मामले को हल होना चाहिए, इसकी हम बाहमी शफाफ दस्तों की निगाह होनी चाहिए और एक नुक्ता ऐसा होना चाहिए जिस पे सब मुत्तफिक हों और फैसला हो सके कि गद्दारी का जो लेबल लगाया गया आया कि वो गद्दार हैं, और अगर गद्दार हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल नियाजी साहब, आज इल्हान उमर साहिबा से मुलाकात हुई, कांग्रेस की जो रहनुमा है अमेरिका की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। क्या इमरान खान साहब ने उस वक्त जब इस्लामोफोबिया पे उनके किरदार को सराहा गया इल्हान उमर की जानिब से, क्या वहां पे ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपकी हुकूमत ने हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करके हमारी रजीम को चेंज किया? यासिर, चूंकि मेंबर वो पार्लियामेंट है, कोई ओहदेदार नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट और ओहदेदार में बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि वो एज ए पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे आके मिली है कि इमरान खान साहब के इस्लामोफोबिया पे खान साहब के जो किरदार है यूएन के अंदर, उन्होंने उसको इंडोर्स किया है कि आपने आवाज़ उठाई है मुसलमानों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह और उसके नबी के लिए आपने जो आवाज़ उठाई है उसको उसने सराहा है। तो आपको पता है जहाँ पे अगर कोई अमेरिकन एग्जेक्टिव, तो आपको भी पता है एग्जेक्टिव में बड़ा फर्क होता है और पार्लियामेंटेरियंस में, तो उसमें आप भी समझते हैं। ये तो मेरे ख्याल में एक बेतुका सवाल है कि उनके सामने उठाने का, जिनके सामने उठाना चाहिए तो वो पूरी दुनिया के सामने हमने नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे रहे बहुत से ममालिक के साथ, भाईचारे वाले रिलेशन रहे, वो चाइना हो, वो सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक खित्ते के हों, क्या आप किसी एक मुल्क को भी एतमाद में नहीं ले सके, किसी के साथ रिलेशनशिप ऐसा बरकरार नहीं रख सके कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है, हमारे साथ आप स्टैंड हो? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बरसर इक़्तिदार आने के बाद उन्हें मुबारकबाद के पैगामात उन्हीं ममालिक से भिजवाए जाते रहे जहां से खान साहब को माजी में सपोर्ट किया जाता रहा। मेरी यासिर एक बात मुकम्मल होनी, मैंने कहा डिमार्च यहाँ पे भी दिया गया था और अमेरिका में भी दिया गया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, हमने कभी दूसरों के बलबूते पे कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, उसकी अपनी पॉलिसीज हैं। और आज भी देखें, रशिया ने इसको कंडेम किया था कि पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन किया गया, चाइना ने कंडेम किया था कि इसके अंदर इंटरवीन किया गया, लेकिन हम कभी भी दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के अंदर जो है वो कभी भी इजाजत नहीं देंगे कि वो इसमें इंटरफेरेंस करें। हम समझते हैं कि हाँ, अमेरिका ने इंटरफेरेंस की है, आज उसके मुताबिक जो है आपकी गवर्नमेंट, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो आ चुकी है और बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। हमसे तो कौम आगे निकल चुकी है, अगर आप और हम पीछे रह गए तो अलग बात है। कौम तो कह रही है कि ये वो लोग हैं जो किसी की साजिश के जरिए मीर जाफिर जहाँ पे आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। तो नियाज़ी साहब, एक आखिरी सवाल, पीटीआई की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से वापस आपसे और सवाल करना चाहूंगा जी भट्टी साहब, एक सवाल का जवाब है। मेरी बात सुने, हमारी जो डिमांड है, इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि आप पैनल ऑफ चेयरमैन रहे हैं, क्या स्पीकर रूलिंग देकर किसी रुकने पार्लियामेंट को गद्दार डिक्लेयर कर सकता है, या कानून के मुताबिक आपको तहकीकात करवाना होगी? ये स्पीकर की रूलिंग ही काफी है गद्दार डिक्लेयर करने के लिए? पहली बात तो ये है कि आपने एक आईनी
नुक्ता उठाया है, अगर स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने ऐसी चीजें आती है तो अपनी रूलिंग दे सकता है, सही। उसमें कोई दूसरी राय अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं और उसकी बेस पे, क्योंकि स्पीकर साहब ने भी, डिप्टी स्पीकर साहब ने भी देखी है और उन्होंने उसकी वजाहत की है कि ये चीजें मैं जो है उसके मुताबिक उन्होंने रूलिंग दी और ये मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। सील्ड जो कॉपी है वो ऑलरेडी जा चुकी है। दूसरा, हमारी जो डिमांड है, हम समझते हैं कि हमने अगर पाकिस्तान को अब हकीकी मायनों में आजादी देनी है तो उसका वाहिद हल पाकिस्तानी कौम के पास है, यानी कि इलेक्शन। आज अपोजिशन हमें समझ नहीं आती क्यों भागती है, आज इलेक्शन से भागती क्यों है? फैसला करने दें। आज जितना अदम इस्तेकाम आज आ चुका है, चाहे मईशत हो, हम तो मईशत जब तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी उससे पहले मईशत कहाँ खड़ी थी, आज मईशत कहाँ खड़ी है? तो ये किया धरा उन्हीं लोगों का है ना जो आज पाकिस्तान में बने इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बनी खड़ी है और उन्होंने सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का भी। तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी आपके सामने है कि लोगों को खरीदो फरोख्त के जरिए गवर्नमेंटें चलाई जा रही हैं। तो ये तो जमहूरियत ना हुई ना, ये तो फिर इसको कहते हैं कि सियासी जो लगाई गई मंडियां लगाई गई सिंध हाउस में, तो इससे गवर्नमेंटें कोई अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। आप शांगा मांगा की सियासत आपने जिंदा कर दी है, तो मैं समझता हूँ इससे कोई जमहूरियत का फायदा नहीं, नुकसान हुआ है। जमहूरी इक़्तिदार को बहाल करने के लिए उसके लिए जदोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रहेगी। साफ और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है और उसके लिए ये सड़कों की सियासत ये बड़े होते रहेंगे जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया अमजद अली खान नियाजी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। इत्तेहादी जमातें मिली, हुकूमत बना ली, 34 रुकनी काबीना ने हलफ भी उठा लिया। अब ये जो कैबिनेट है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब बातें ये भी हो रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लंदन रवाना हुए हैं। लंदन रवानगी के मौके के ऊपर भी उन्होंने जो पार्टी के ओहदेदारों से मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि मैं वापस आके फैसला करूंगा। क्या वो काबीना में बतौर वजीर खारजा हलफ उठाएंगे, जिसकी शहमगोइयां चल रही हैं? लंदन रवानगी के मकासद क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, क्या लगता है आपको लंदन रवानगी के मकासद क्या है? मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से किन मकासद के तहत हो रही है और उसका हासिल हुसूल क्या देख रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए? यासे देखिए, अपोजिशन जमातों ने मिलकर एक तहैया किया, एक हिकमत अमली मुरतब की और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से अलग कर दिया। और उसके बाद एक बड़ा मरला था हुकूमत साजी का, अगरचे के शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। 9 दिन की तखीर से अल्टीमेटली वफाकी काबीना तश्कील पाई, 34 की काबीना तश्कील पा चुकी है। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल मरला था, चूँकि कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए काफ़ी परेशानी का सामान होगा। सबको कायल करना, चूँकि लग ये रहा है कि जो कुछ अर्सा कबल तक जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से मामलात को एग्जीक्यूट करना था बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ तब्दीली आई। सब लोग उस मामले के ऊपर शायद ऑन बोर्ड नहीं थे। अल्टीमेटली उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव कर लिया, लेकिन अब उन मामलात को स्मूथली चलाना और बेहतर अंदाज के अंदर एक गुड गवर्नेंस की मिसाइल काम करते हुए अमूर मुमलिकत को सर अंजाम देना, ये एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब काबीना का तश्कील का मामला था तो बहुत से मामलात के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो कायल नहीं हो रहे थे। बहुत से लोगों ने रोल प्ले किया, अल्टीमेटली उनके लोगों ने हल्फ तो उठा लिया, लेकिन अभी भी एक कॉन्फिडेंस है वो लैक कर रहा है। रीज़न क्या है? वज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जितने भी अरसे के लिए हुकूमत इक़्तिदार में आई है उसका ये उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसका यह नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आइंदा जब इलेक्शन हो, भले 2022 में हो, जो जिसके वाज़े इम्कानात दिखाई देते हैं, या जब भी ये इलेक्शन हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपने आप को रिवाइव करना चाहती है और उसने एक पैकेज डेवलप किया हुआ है, एक पैकेज डील बनाई हुई है। वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट उसे चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने किस कड़े वक्त के अंदर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। यही वो वक्त है कि मुस्लिम लीग नून के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके कौमी असम्बली के लेवल के ऊपर और पंजाब असम्बली के लेवल के ऊपर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आप को रिवाइव करना चाहिए। ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो मंतिक है, ये जो जवाब है, ये जो कुलिया है उनका, आप इसमें पीपल्स पार्टी को कुछ फायदा देख रहे हैं एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से खुद को रिवाइव कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी है पंजाब, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदम जमा पाएगी, कुछ जगह बना पाएगी?
देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जरदारी साहब का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो उन्होंने जो डिमांड कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो लंदन पहुंचे हैं, हम हमारे जराये के मुताबिक इस बात को दोबारा वहां पर टेकअप करने जा रहे हैं, वो तकरीबन 20 से 25 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट या अपने अरकान को जितवाने के लिए मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट मांग रहे हैं। और ये जो मामला है, और इसके साथ साथ 15 से 20 सूबाई असम्बली की नशिस्तों को भी वो मेक श्योर करना चाहते हैं। मामला ये है कि आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहिबा ने लाड़काना का दौरा किया था, जरा ये कहते हैं कि उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग तय पाई थी कि 10 रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब से मेक श्योर किए जाएंगे और 15 एमपीएस पंजाब से पीपल्स पार्टी के मेक श्योर किए जाएंगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से सिंध से मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स बनवाएगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो डेवलप हुए, अब आसिफ अली जरदारी साहब समझते हैं कि उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए पंजाब से। इसी वजह से बिलावल कबीना का हिस्सा नहीं बन रहे थे, पीपल्स पार्टी उससे थोड़ा अवॉइड कर रही थी। अब बिलावल वहां पहुंचे हैं फ्यूचर के मामलात को सिक्योर करने के लिए। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है। तो इतना बड़ा शेयर पंजाब में कैसे देगी, ये बड़ा इम्तिहान है। के लिए ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी डिमांड्स के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसको कितना धचका पहुंचेगा या कितनी मजबूत होगी, एक बुनियादी सवाल है। इसी सियासी मंजरनामे में मजीद करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाएगा। Stay with us. ब्रेक के बाद खुश आमदी नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो वजाहत पेश की गई हुकूमत की तब्दीली की और अगले उनके अज़ाइम की, वो आपकी गोशगुजार हो चुकी है। अब जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या है? एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा रही है और अवाम में वो मकबूल भी हो रहा है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो कौन से मुआशी और सियासी चैलेंजेस दरपेश हैं जिन पर ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है और वही आइंदा की हिकमत अमली मुरतब कर सकते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब ने। राना मकबूल साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राना मकबूल साहब, एक ऐसे वक्त में आपकी हुकूमत फिर से बरसर इक़्तिदार आई है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगा रहे हैं। आपके साथ जो पीटीआई के लोग मिले उन पर ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगाया गया, बैरूनी साजिश करार दी गई। ये सारी चीजें एक तरफ, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो बात है वो इस वक्त मुआशी बदहाली है जिस पे ओवरकम करना बड़ा जरूरी है। क्या समझते हैं कितना मुश्किल मरहला है जिससे निकलना है और उसके लिए सियासी हिकमत अमली क्या है आपकी? देखिए जी, ये मुआशी बदहाली जो है ये उन्हीं का तरका है और उन्हीं की विरासत है। उनको 4.25 साल मिले थे और जिस तरह उन्होंने ये वक्त गुजारा है, जिसमें कोई दानिशमंदी नहीं थी, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ दुश्मनाम तराजी थी, गालियाँ थी, वेंडेटा था, झूठे केस बनाने हैं, अपने मुखालफों को जेल में डालना है, उनकी बच्चियों को, उनकी बहनों को जेल में डालना है। ये कोई डेमोक्रेट्स का मिशन नहीं होता, इसीलिए वो सारे का सारा जो है बैकफायर कर गया है। नो डाउट उनकी जो गलत पॉलिसीज थी उसकी वजह से चैलेंज तो बहुत बड़ा बन गया है हमारी हुकूमत के लिए। आपको याद होगा कि इतने इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं कि सारे ज़माने ने शोर मचाया पिछले साल जनवरी में कि आप LNG ले लो, $4 पर यूनिट मिल रही है। उन्होंने नहीं ली और फिर जाके नवंबर में ली जो कि $30.5 पर यूनिट मिली। अब ये तहकीकात के लिए मैंने अपनी कमेटी के 3 सेनेटर्स को भी लगाया है कि आप देखें कि कौन बेनिफिशरी है, किसने ये फ़ायदा उठाया, क्यों ये क़यामत गिरी, क्यों बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई। इसी वजह से क्योंकि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने तो सरप्लस बिजली पैदा की थी। मेरा मतलब ये है कि इतने ये गैर जिम्मेवार लोग निकले हैं कि उसके जो नुकसानात हैं उनको संभालने में वक्त लगेगा। लेकिन इसके बावजूद कि चैलेंज इनॉर्मस है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपको पता है कितने मेहनती आदमी हैं,
वो सारी ही टीम को साथ लेके चलेंगे। और कोई ये पॉलिटिकल बिकरिंग जो है ना, ये कहते हैं कि यूं हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं होगी। साहब ये कहना आसान है कि सारी टीम को साथ लेके चलेंगे, जब आप ये देखें कि नौ जमातों का मजमुआ एक हुकूमत हो, आपने सबको एडजस्ट भी किया हो और फिर किसी के नखरे भी बर्दाश्त करने हो, किसी ने वादे वईद करके आपका साथ देने का फैसला किया हो, तो कैसे उस मुश्किल वक्त में अपनी पॉलिसी को बेहतरीन तरीके से नाफिज कर सकेंगे? मैं अर्ज करूं कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में कोलिशन गवर्नमेंट्स चलती हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट कितनी दफ़ा जीती है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। इसलिए हमें इसमें हौसला नहीं हारना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। यही तो काम होता है कामयाब लोगों का कि मुश्किलात पे काबू पाते हैं। आसान रास्ता तो नहीं होता, जैसा इनको मिला था वो तो कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, जिनकी इतनी मदद की गई थी हर तरह से, और उन ऑर्गन ने भी मदद की थी जिनका रोल नहीं होता। तो वो तो यही इल्जाम आप पे भी लगाते हैं, वो तो यही बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी उनके साथ बनी नहीं, इसलिए हमने एतराफ किया इसका। उनके इल्जाम लगाने या ना लगाने से फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है ना जी कि जब वो लाए गए थे और फिर उनको लोरियां दी गई थी 3.5 साल, 3.25 साल, तो उन लोरियों का क्या नतीजा निकला? क्योंकि नाहल इतने ज्यादा थे वो कि कोई रिजल्ट नहीं दे सके। अब मैं आपको बताता हूं कि इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला होगा। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत डिफरेंट होगी इन लोगों से। अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, सबसे पहला ट्रिप उनको वहीं का होगा, और उसके बाद वो बाकी मुल्कों से भी मिलेंगे, जिसमें सऊदीया है, कतर है और मुल्क हैं, इवन टर्की है। तो आपको असिस्टेंस आएगी, हर तरह की स्ट्रेंथ भी आएगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई क्यास हो जाएगा, बल्कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीनों में काबू में आ जाएगी और बेहतर हो जाएगी। चले इस ज़मीन बहुत से सवाल आते हैं, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एलएनजी की बात की, उस हवाले से उनसे बात करनी है। भट्टी साहब, एलएनजी कार्गो के महंगे दामों फरोख्त करने के इंकशाफात भी हुए, पेट्रोलियम डिवीजन ने कुछ एतराज़ात आयद किए, और इस ज़मन में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो माहदे हुए हैं, तहकीकात भी होने जा रही हैं। वो क्या कहानी है, खबर क्या है, क्या किसने फैसला किया, किस कीमा पर किया और कितना नुकसान हुआ? यासिर, मामला यह है कि कुछ अरसे से लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। रेकोडिक में हमारे खिलाफ फैसला आया, कार के रेंडल पावर प्लांट में हमारे खिलाफ फैसला आया, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की। लेकिन अब एक और मामला, इस मरतबा हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री पेट्रोलियम डिवीजन, उसके मातहत कंपनी पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड, उसने लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाने का फैसला किया 2 गैर मुल्की एलएनजी कंपनियों के खिलाफ, जिसमें एक कंपनी जिसका नाम ENI है, दूसरी कंपनी है गनवर। इन दोनों कंपनियों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने एलएनजी की सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट पर बेसिस पर उन्होंने मुआहदे किए थे। मामला ये हुआ कि उसके अंदर कंडीशन ये थी कि अगर सप्लायर ने मुतलका मज़कूरा महीने के अंदर जिसकी कमिटमेंट है एलएनजी की कार्गो ना दिया, तो उसकी 30% कीमत जुर्माने के तौर पर अदा करेगी। जबकि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने वो कार्गो ना खरीदा तो 100% अदायगी करना पड़ेगी। तो यानी कि उसके अंदर सप्लायर को थोड़ा सा एक एज हासिल था। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके अंदर एक मखसूस फार्मूले के तहत कीमत लॉक थी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत ने शूट किया। वो एलएनजी जो हमें वो $12 से $13 दे सकते थे, इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने वो एलएनजी $25 से $30 में फरोख्त कर दी, हमें कार्गोज नहीं दिए, जिसके नतीजे में हमें बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुआ, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। हमें महंगी बिजली बनाना पड़ी, आरएलजी के प्लांट्स बंद करना पड़े, वो बिजली जो ₹12 फी यूनिट बननी थी हमें फर्नेस ऑयल पर ₹24 फी यूनिट बनाना पड़ी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी पूरी तरह से मुतासिर हुई। अल्टीमेटली ENI के खिलाफ और गनवर के खिलाफ 48,000 रुपए हर्जाने का दावे की तैयारी कर ली गई है। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रजू किया जा चुका है, पेट्रोलियम डिवीजन ने गो हेड दे दिया, अब हम उनके खिलाफ हर्जाने की कार्रवाई करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंदर एक वो कंपनी भी शामिल है जिसका नाम है ENI। अपने प्रोग्राम में हमने उसका मामला टेकअप किया था, जो पाकिस्तान के अंदर अपनी लोकल एक्सप्लोरेशन को औने पौने दामों फरोख्त करके अंडर वैल्यू के ऊपर निकलना चाह रही है $16 मिलियन की वजह। हमने ये मामला टेकअप किया था। अब नई हुकूमत आई है, होप कि वो इसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएगी कि जिस फील्ड की, जिस ब्लॉक्स की वैल्यू $100 मिलियन से ज्यादा है, वो $16 मिलियन में उस कंपनी को कैसे वो फरोख्त करके जा सकते हैं जिसके पास कोई तजर्बा नहीं है। और बिलखसूस जब हम लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, वो कंपनी पाकिस्तान से जा रही है जिसने एलएनजी के हमें कार्गोस 5 फराहम नहीं किए, आलमी मार्केट में फरोख्त कर दिए, वो यहां से अगर क्विट कर गई तो उसकी अगर रिकवरी आप करने में कामयाब हो गए तो वो कंपनी
पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगी। एक तो इस मामले को देखना चाहिए। दूसरा वो मामला कि जिसने पाकिस्तान के साथ मिसकमिटमेंट की है वो अपने असासे औने पौने दामों बेचकर निकल रही है, उसको इसी स्टेज के ऊपर चेक करना चाहिए, जिसके नतीजे में हमारी तेल और गैस की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक एसिड्स है सिंध के अंदर, बिलखुसूस जो उनकी तेल और गैस की पैदावार है। मेरे ख्याल में अगरचे कभी पेट्रोलियम डिवीजन का कलमदान किसी वजीर को नहीं तफवीज किया जा सका, और जो भी इसको आए उसको इस मामले को देखना चाहिए। औने पौने दाम की इसके ऊपर फरोख्त नहीं होनी चाहिए। अगर फरोख्त होनी भी है, हमारी कंपनी के पास सलाहियत है, तजर्बा है, उनके पास पैसे हैं, पहले उनको जांच लिया जाए, उनको परख लिया जाए, उनको फैसला करने दिया जाए, उनको भी आजमा लिया जाए। राना मकबूल साहब, आप क्या समझते हैं, ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं जो अगर 1.5 साल भी आपने हुकूमत करनी है तो इसके अंदर आपको दरपेश हैं। डॉलर बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा था, हुकूमत तब्दील हुई, नीचे आया, आप लोगों की हुकूमत ने क्रेडिट लिया कि ये इस वक्त मुआशी मुस्तहकम हम समत में जा रहे हैं, अब फिर से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया है। अशियाए खुरनोश की कीमतें देखें, आप ये देख लें कि 1200 रुपए किलो लीमू बिक रहा है इस वक्त। ये मुआशी तौर पे किस बदहाली का शिकार हम हो चुके हैं। इतने बड़े चैलेंजेस ओवरकम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस कुछ अरसे के अंदर कैसे निभा लेंगे? देखें जी, जिम्मेदारी तो पहाड़ जितनी है, लेकिन इसको छोड़ के तो नहीं भागा जा सकता है। इसके साथ ग्रैपल करना पड़ेगा और करेंगे ग्रैपल। जैसे मैंने आपको ये कुछ बाहर की फॉरेन पॉलिसी और जो इंटर कंट्री जो है हमारी इनिशिएटिव्स होंगे उसका आप रिजल्ट देखेंगे, बड़ी जल्दी आ जाएगा। 15-20 दिन में, महीने में जो नेगोशिएशन चल रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर विजिट भी करेंगे इन एरियाज को। बाकी मार्केट की मैनेजमेंट के ऊपर भी काम शुरू हो गया। अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं। लेकिन सर ये तो देखिए ना, सब्सिडाइज अगर चीजें कर देंगे तो बोझ तो खजाने पे पड़ेगा ना। आप ये देखिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, तब मैंने एतराज उठाया, कीमत नहीं बढ़ाई गई तब भी एतराज उठाया कि इसका बोझ कौमी खजाने पे पड़ेगा। अब आपकी हुकूमत ने भी कीमत नहीं बढ़ाई, अल्टीमेटली तो जो उसका बोझ है वो कौमी खजाने पे पड़ना है, तो उसका हल फिर क्या निकलेगा? नहीं, आप कौमी खजाने के ऊपर बिल्कुल कन्फाइन न करें। आपके जो डिफरेंट रिसोर्सेज आप अदर दैन कौमी ख़जाना जो है वो जनरेट कर सकते हैं, वो करने पड़ेंगे आपको अपने दोस्त मुल्कों से हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर द टाइम बीइंग। ये कौमी ख़जाना जो है सारी ये मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। आपको बाहर से भी फंड जनरेट करने पड़ेंगे, किसी भी आप सूरत में करें। और डॉलर की मैनेजमेंट और राना साहब, सोहेल भट्टी अर्ज कर रहा हूं, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। आपकी हुकूमत बन चुकी है, डिस्कशन हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, आपकी हुकूमत का क्या प्लान है? सबसे बड़ा बेंचमार्क है डॉलर, आपके पास वक्त बहुत कम है, डॉलर को 150-60 कहां तक लाने का प्लान है? और उसके साथ साथ बताइएगा बीएनपी मेंगल कब तक हुकूमत का हिस्सा बन रही है? देखिए, वो जल्दी बन जाएगी। उनका एक इशू आ गया था कुछ आगे में जो वाक़या हुआ, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त एक तरह की इस फेस्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो सोग में हैं। हम वहाँ से करके वापस आएंगे और वो इंशाल्लाह वोट टेकिंग होगी उनकी, इसमें कोई शक नहीं। कोई ऐसी उनके साथ दूरी इस तरह की नहीं है। एक उनका गिला जायज़ है कि अगर कोई मिसहैप हुआ है तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी डिसेंशन नहीं है। वो आ जाएंगे 2-4 दिन में अपने। डॉलर के हवाले से बताइएगा। मददगार ट्रेडिशनल लोग हैं, उनकी अपनी रवायात। हाँ, डॉलर के लिए जो मैं पहले आपको अर्ज कर रहा था कि इसकी भी मैनेजमेंट हो रही है, और जो ही हमें कोई असिस्टेंस बाहर से आती है या हम इंडिजिनसली कोई इसका इलाज करते हैं, दोनों का मिला के डॉलर को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और आप लोग को बहुत ज़्यादा देर सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सर स्ट्रगल हो रही है, और सारी की सारी टीम, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर और उनके दूसरे लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। अब ये को 2 दिनों में तो नहीं हो जाए, 2-3-4 हफ्ते लगेंगे, 5 हफ्ते, उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कोई बिल्कुल इतनी यासियत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे लिए एक उम्मीद की रमक ज़रूर है कि वो लोग आ गए जो काम करना जानते हैं और रिजल्ट लेना जानते हैं। उन लोगों से अल्लाह ने जान छुड़ा दी है जिनको ना काम आता है, ना कोई चज आता है, ना कोई क्राफ्ट है, ना इमेजिनेशन है, सवाए ये है कि मुखासमत, कंडेमनेशन, डेफेमेशन, गालियां। तो ये तो स्टेट क्राफ्ट नहीं है। तो अब लोग जो स्टेट क्राफ्ट को चलाते रहे हैं, मकबूल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो आप लोगों पे एतबार करके आपके पास आए, आपका साथ दिया, वो कौमी असम्बली में हो या पंजाब असम्बली में,
अब पीटीआई उनकी नाअहली के लिए तगोदो कर रही है, वो नाअहल हो जाते हैं, अगली बार चले ताहयात नाअहली ना हुई, अगली बार पीटीआई तो टिकट देगी नहीं, तो उन लोगों को एडजस्ट कहां पे करेंगे जब आपके पास इतने काबिल लोग मौजूद हैं? नहीं, वो तो देखें, बात तो है इलेक्टोरल नॉमिनेशंस की। वो तो हमारे कोई एक्सपर्टीज में भी कुछ लोग अगर हो उनमें जो एक्सपर्ट्स हों, वरना जैसे आम मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं वो तो उनका हक बनता है, अगर उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हमें देना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून इज़ अ वेरी लार्ज पार्टी एंड द लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री, इसलिए कि उनको अकोमोडेट करना है। और मैं समझता हूँ ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन्होंने पैसे ले लिए, ये कर लिया, ये सब अबस है, बेसलेस है। वो तगड़े लोग हैं, उन्होंने डिसेंट शो किया है, उन्होंने रिएक्ट किया है, उन्होंने इनकी हेजमनी जो है, एक मोनोपोली जो है और एक एरोगेंट किस्म का ग्रिप जो थी, उसके खिलाफ उन्होंने रिएक्ट किया है। ये कहना कि ये हो गया किसी के नाम पे, वो मेरा कहने लग पे, जिसके कहने पे लग के, वो ऐसी बातें जो हैं बेमानी हैं, ऐसी बातें बेमानी है। और ये समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अराकीन असम्बली को अकोमोडेट किया जा सकता है, बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने जो रद्द अमल दिया है वो हब्स बेजा की वजह से दिया है और उनके खिलाफ जो इख्तलाफात रखे गए उस वजह से दिया है। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।